ऐसे शख्स की कहानी है जो रिटायरमेंट के बाद स्टेशन से पैदल ही घर की तरफ चल देता है। चांदनी में सुनसान सड़क पर खामोश चलता हुआ वो अपनी बीती हुई जिंदगी, दफ्तर में अपनी कारकर्दगी और बीवी के साथ खुद के रिश्तों पर गौर करता जाता है। मगर तभी इसे एहसास होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, और जब तक इसे इस बात का यकीन होता है तब तक इसे अपने ससुर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया जा चुका होता है। बाबर ने फैसला किया कि वो अपना सामान वहीं स्टेशन मास्टर की निगरानी में छोड़कर पैदल ही अपने गांव को हो ले। चांदनी रात है और ज्यादा से ज्यादा 2.5 मील का फासला है। चुल्लू, इसने अपने आप को हुक्म दिया और मुस्कुराने लगा। अरे भाई, रिटायर होके आ रहे हो? अब भी हुक्म कम चिल्लाते रहोगे तो औरों को छोड़ दो, अपना कहना खुद अब भी ना मानोगे। स्टेशन मास्टर से मिलकर वो रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया और उसकी आंखों से बरामद है उसके सामने एक सड़क दूर दूर तक सीधी बिछती चली गई। सड़क के दोनों किनारों पर बरगद के दरख्त डालियां लटकाए चुपचाप गोया हथियार डालकर नहत्ते खड़े थे। खबरदार, फरार होने की कोशिश की तो गाड़ के रख दूंगा। बाबर के नाम से बड़े बड़े डाकू कानों पर हाथ रखते थे। नहीं, कानों तक नहीं, एकदम सीधे ऊपर उठाओ। बरगद का वो दरख्त तो निरापुरा राम सिंह दिखाई दे रहा था। बाबर की आंखों की दो नाली बंदूक के सामने दोनों हाथ ऊपर उठाए। बाबर हंसने लगा। जब तक आज़ाद था चारों तरफ धांधली मचाए हुए था, पर अब गुड़ गया है तो दाढ़ी खोल के फकीर बन गया है। नहीं, बाबर ने जरा संजीदा है कर अपने आप से इत्तेफाक करने से इनकार कर दिया। राम सिंह तूफानी जरूर था, लेकिन शुरू से ही दिल का गहरा और गड़ा हुआ फकीर था। वो सड़क पर उतर आया और उसके कदम तेज तेज अपनी हवेली की तरफ उठने लगे। मैंने अच्छा ही किया कि इत्तला दिए बगैर चला आया। नशों को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं इत्तला के बगैर अचानक गायब हो जाता हूँ, और इत्तला के बगैर आ जाता हूँ तब भी यही लगता है कि किसी डाकू की कैद से एक आध घंटे की मोहलत लेके आए हो। चुल्लू, अच्छा हुआ, इस धंधे से छुटकारा हो गया है। अब मज़े से सारी उम्र अपने गांव की हवेली में गुजार देंगे, जो मन में आया करेंगे। पर जो कुछ भी करना है वो तो तुम कर चुके हो बाबर। नहीं, अभी हमें बड़े बड़े डाके डाले हैं नशों, और फिर इकट्ठा सूली पर चढ़ना है। तो ठीक है मेरे डाकू, में अभी जाके तुम्हारे गार की झाड़ फूंक करती हूँ। अभी? और किया? इतनी बड़ी हवेली है, 2-4 माह भी पहले गांव ना गई तो क्या हम चमगादड़ हैं कि वहां चीन से उल्टा लटक कर गुजार देंगे? तुम अपनी रिटायरमेंट पर चले आना, मैं अभी जाके हवेली को रहने के काबिल बनाती हूँ। तो फिर मुझे कौन इस काबिल बनाएगा कि मैं तुम्हारी हवेली में रह सकूं? वहां पहुंच लो, फिर देखो कैसे इस काबिल बनाती हूँ। बाबर सोच रहा था कि चौकीदार को समझाकर बाहर हवेली के गेट पर ही रोक दूंगा और दबे पांव नशों की ख्वाबगाह की तरफ खोलूंगा, और फिर रोशनदान से दरवाजे की अंदरूनी चटखनी खोलकर चुपके से उसके साथ जा पड़ूंगा। नशो इस उम्र में भी खिली आंखों से सपने देखने की आदी है। जाग भी पड़ी तो ख्वाब में डूबी पड़ी रहेगी, और जब ख्वाब से ऊपर उभरेगी तो मुझे सचमुच वहां पाकर खुशी से कांपती हुई गिले से चमटा लेगी। डाकू, डाकू। इसे अपना डीएसपी शौहर इसलिए महबूब था कि इसे डाकू सा लगता था। बाबर किसी ऑटोमोबाइल के मानिंद स्पीड में उड़ा जा रहा था कि इसे बेचैन सा एहसास होने लगा, कोई इसका पीछा कर रहा है। दरअसल जिस दिन से वो अपनी पोस्ट से रिटायर हुआ था, इसे कई बार महसूस हो चुका था कि कोई उसके पीछे लगा हुआ है। वो बुज़दिल न था और पेशे की तरबियत और ज़ब्त के बाइस इसमें इतना हौसला था कि सामने से 10 आदमी भी टूट पड़ी तो वो उनके मुकाबले में डट जाए, लेकिन कोई आगे हो ना पीछे, बस कहीं छप कर हर लहज़ आपकी टोह में हो। इस हालत में आप पर गोमगो और डर की कैफियत तारी हो ही जाती है। बाबर ने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बदस्तूर आगे बढ़ते रहना चाहा, पर वो बरगद का दरख्त दाढ़ी हिला हिलाकर इस पर हंसने लगा। बाबर, अपने पीछे देखने से क्यों घबरा रहे हो? देखो, वो देखो कौन आ रहा है। बाबर ने तेजी से अपना सर मोड़ लिया। पीछे कोई भी नहीं। और हाँ था। नहीं, वो वहां थोड़े फासले पर। नहीं, वो तो कुत्ता है। कुत्ता उछल उछल कर चांदनी में फंसे हुए अपने ही साए से लड़ रहा था, शायद खेल रहा था। बाबर को अपनी तरफ देखते हुए पाकर वो रुक गया और उसकी तरफ सर उठाकर शायद सोचने लगा कि भौंकना शुरू कर दे, इसे जाने दे। बाबर ने इसे पिचकार कर अपने
पास बुलाना चाहा, जिससे कुत्ते को गुस्सा आ गया और वो बेइख्तियार भौंकने लगा। इसके भौंकने की आवाज़ सुनकर बाबर चौंक पड़ा। ये तो गफ्फार के कुत्ते की आवाज़ है। गफ्फार एक निहायत जाबिर मुजरिम था। एक बार बाबर ने इसे अपनी पनाहगाह में जा लिया तो कहीं से यही कुत्ता, अरे हाँ यही तो था, इसे काट खाने के लिए कूद पड़ा और बाबर ने इसे शूट करके वहीं ठंडा कर दिया। ये कुत्ता, ये तो बाबर ने बड़े गौर से देखा तो इसे मालूम हुआ कि कुत्ता दरअसल चुपचाप खड़ा है और उसका इतना बड़ा साया चांदनी में से उछल उछल कर भौंक रहा है। ऐसे कैसे? नहीं, साया भी खामोश था और कुत्ता भी, लेकिन इसके कानों में भौंकने की सदाजों की तो आ रही थी। बाबर को अपने पांव बड़े वजनी महसूस होने लगे, लेकिन वो हिम्मत करके अपने रास्ते पर तेज तेज हो लिया। 3-4 बरगद्दों के कहकहों ने इसका पीछा किया और आगे के कई बरगद हड़बड़ाकर जाग उठे और जागने के बावजूद ख्वाब की कैफियत में अपनी डालियां नोचने लगे। बाबर अनजाने में मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते इसे याद आया कि एक दफ़ा मैंने निहायत गुस्सा की हालत में एक मुजरिम की दाढ़ी नोची थी कि मेरे हाथ आ गई। हाँ तुम, हाँ किया करता बाबर साहब। आपको मेरी असली शक्ल पसंद नहीं तो मुझे ख्याल आया कि साधु महात्मा क्यों ना बन जाऊं। लोग साधु कहेंगे तो अपने आप को साधुओं सा ही लगूंगा, लेकिन महात्मा जी मेरी दानिस्त में तो आप जेल भगत रहे थे। मैं बड़ी मुस्तैदी से इसे पस्तौल की जद में रखे हुए था। इसने मुझे बड़ी मुलायमत से बताया, जेल मुझे भगत रही है बाबर साहब। वो कैसे? ऐसे, वो किसी छलावे की तरह उल्टी जस्त लगी के पुश्त की खिली खिड़की से कूद गया। इतना निडर और जियाला आदमी था कि इसका पीछा करने को इसलिए जी चाहा कि इससे एक और मुलाकात हो जाएगी। बराबर अंधाधुंध सड़क पर चला जा रहा था। इसकी आंखें खिली थीं मगर नामालूम वो कहाँ देख रहा था। उसके ऐन सामने वो बड़ा सा पत्थर पड़ा था और पत्थर पर चांदनी ओनिधि हैकर लेटी हुई थी और आस की रग रग में समा गई थी, जिससे इसमें जान पड़ गई थी। उनकी वो सारी रात इसी तरह बैठ जाती तो शायद सुबह को वहां पत्थर की बजाय कोई सचमुच का जानदार पड़ा होता, कोई आदमी चौपाया परिंदा असांप। लेकिन अर्रे तेज गाम बाबर का पांव पत्थर से टकरा गया। चांदनी बाबर के साए से हड़बड़ाकर अलग हो गई। पत्थर फिर पत्थर हो गया और बाबर गिरते गिरते बमुश्किल बचा। हा हा हा, पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। बाबर ने अपने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर पस्तौल निकालना चाहा, लेकिन इसे याद आया कि पस्तौल तो उसके सूटकेस में रखा है, जो वो स्टेशन मास्टर के पास छोड़ आया है। वो मुड़कर खड़ा हो गया और अपनी आंखों को सर्च लाइट के मानिंद बा एहतियात घुमाने लगा और घुमाते घुमाते उन्हें फौरन एक जगह पर ठहरा लिया। वो वहां चांदनी के पीछे दरख्त के साए में कोई इंसानी खाका मुस्कुरा रहा है। बाबर की आंखें अपने ऊपर पड़ते ही वो खाका दरख्त के गहरे साए की तरफ उछल गया, लेकिन बाबर ने शायद इसे पहचान लिया था। नहीं, ये मेरा वहम है। ऐसे कैसे हो सकता है? अपना पांव से लाकर इसने फिर उजाड़ सड़क पर चलना शुरू कर दिया और कुछ दूर जाकर उसके असाब का तनाव कम हुआ तो वो ढीली ढीली नज़रों से आसपास देखने लगा। लेकिन बाबर की वीरानी का असर था या किया था कि इसकी आंख बार बार अपने जहन की तरफ उठ रही थी। बाबर का जहन एक पुरहुजूम शाहरा बना हुआ था और कई मुजरिम जिन्हें वो फांसी दलोचक्का था इस शाहरा पर इतने चीन और आज़ादी से घूम रहे थे कि यहीं कहीं से कटे हुए रास्तों की बस्तियों के मकीन मालूम होते थे। उनके अमल और हरकत पर यहाँ कोई पाबंदी न थी। कोई सोच भी ना सकता था कि वो खूनी और डाकू हैं। किसी को मर के कहीं पहुंचना नसीब हो तो वो अपनी अच्छाइयों के सिवा वहां कुछ नहीं ला सकता। बाबर को यकीन था कि सब के सब यहाँ बड़ी बेज़रर और नेक जिंदगी बिसर कर रहे हैं। ये लालो, वो रूपा, वो बंतो, मोहना, राघव, सब के सब इतने सीधे और साफ हैं कि अपनी बजाय अपने भूत दिखाई देते हैं। उन भूतों को हरदम सर पर चढ़ा रखोगे। गुज़िश्ता बार भी हस्म आदत जब वो अपनी बीवी से उनकी बातें ले बैठा तो इसने मुतनब्बे किया, तो एक दिन ये तुम्हें तुम्हारे दिमाग से बाहर हाँक देंगे। जिंदा थे तो तुम्हारी जान के बैरी थे और अब मर खप चुके हैं तो यही खटका लगा रहता है कि तुम्हें पागल बनाकर छोड़ेंगे। उन्हें छोड़ो और अपनी बातें करो। अपनी बातों के लिए ही उनकी बातें कर रहा हूं नशो।
नहीं, पहले पूरा किस्सा सुन लो। हाँ, तो जब मुझे इत्तला मिली कि लालो अपनी महबूबा के यहाँ पहुंचा है तो मैं फ़ौरन 25 जवान लेकर वहां जा पहुंचा। तुम लालो को नहीं जानती, 25 तो किया, 2500 में से भी ललकार कर साफ निकल जाता, लेकिन अब कि ये हुआ कि लाडो स्पीकर पर मेरी आवाज़ सुनते ही वो बाहर आ गया और मुझसे मुखातिब होके कहने लगा, अगर एतबार कर सकते हैं बाबर साहिब तो अपनी पोनी से मिलने के लिए 1 घंटे की मोहलत मांगता हूँ। मैं पूरे 6 बजे अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दूंगा। और वो पूरे 6 बजे आ गया नशो। पर अब उसके सिवा इसके पास और चारा ही क्या था। मैंने कहा, ना, तुम लालो को नहीं जानती। अगर इसे अपने वादे का पास ना होता तो किसी भी दोज़ख की दीवारें इसके लिए कोई इतनी ऊंची ना थी। इसने गिरफ्तारी के बाद वापसी पर मुझे बताया, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ बाबर साहिब, लेकिन अपनी पोनी के सीने पर सटकालूं तो कम से कम 4-5 रोज़ तक पूरा फरिश्ता बना रहता हूँ। पहले ही आप मेरी ये कमज़ोरी दरियाफ्त कर लेते तो आपको कोफ्त ना होती। और नशो, आज तक वो मेरे ज़हन में मोहब्बत के फरिश्ते के मानिंद आबाद है। कई बार, हंसो नहीं, कई बार तुमसे मिले एक अरसा बैठ जाता है तो मुझे लगता है मैं नहीं, मेरा लालो तुमसे मिलने को बेताब है और जी चाहता है कि कामवाम से बिलाझिझक इस्तीफा देकर तुम्हारे पास चला आओ। नहीं भाई, भूल के भी ऐसा ना करना। करोगे तो उन आखिरी दिनों का क्या होगा जो तुम्हारी पेंशन पर हमें गांव की हवेली में बाहम गुजारने हैं। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो नशो, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ घंटा भर की फौरी रफाकत की खातिर सूली से भी नहीं डरते। नहीं बाबा, तुम 2-10 ऐसे और मोहब्बत करने वालों को सूली पर चढ़वाकर इस वक्त मुझसे मिलने आओ जब तुम्हारी 1 माह की छठी जमा हो जाए। ये तो तुम्हारे बड़े भाई ने जायदाद के बारे में वकील का नोटिस भेजा है। बाबर यकलख्त उदास हो गया, और आदमी गुस्सा खुशी में झूठ बोल सकता है लेकिन उदासी में वो हमेशा सच बोलता है। हम भी कैसे भाई